Assalamualaikum। In today's video we will be talking about moles। तो अब हम मोल्स का जो एक बेसिक आइडिया है उसके बारे में बात करेंगे और जो मोल्स की कैलकुलेशंस होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत से स्टूडेंट्स को पूरा जो हमारे पास सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का ये ख़त्म करने के बाद भी क्लियर नहीं होता वो ये है कि मोल्स एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। देखो, मोल्स बेसिकली एक कैलकुलेशन है। जिस तरह हम लोग मास मेजर करते हैं ग्राम्स में, जिस तरह हम लोग हाइट को मेजर करते हैं लेंथ में, तो ये सारी चीज़ों की जिस तरह एक मेजरमेंट होती है तो इसी तरह मोल्स भी एक मेजरमेंट है। किस चीज़ की मेजरमेंट है? इट इज़ बेसिकली मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एनी मैटर। यानी कि हमारे पास कोई भी अगर मैटर है, मैटर से क्या मतलब है, ये वो वाला मैटर नहीं है कि मैटर हो गया, ये वो वाला मैटर है कि सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हमारे पास मैटर है तो उसमें सब्सटेंस कितना है ये बेसिकली आपको मोल्स बताता है। यही कैलकुलेशन है हमारे पास मोल्स की। सो मोल्स इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी मैटर। ठीक है, हमारे पास एक नंबर होता है एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना। तो ये एक फिक्स कांस्टेंट नंबर है विच इज 6.02 इंटू 10⁻23। इसे हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर हमें क्या बताता है? देखो, दुनिया में कोई भी चीज हो उसका अगर आपके पास 1 मोल है ना, तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग have this much particles which is 6.02 into 10 to the power 23। ओ लेवल में हम उसको खाली 6 into 10 to the power 23 भी लिखते हैं तो एक्सेप्टेबल होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमारे पास जो एवोगाड्रोस कांस्टेंट है ये एक नंबर है और 1 मोल ऑफ कोई भी चीज़ हो दुनिया की उसमें उस चीज़ के उतने ही पार्टिकल्स होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? लेट्स से मेरे पास एक ऑरेंज जूस है, ठीक है, और मेरे पास एक ऑरेंज जूस का कार्टन है। उस कार्टन में 24 ऑरेंज जूस के पीसेस हैं, ठीक है। तो मैं अगर ये बोलूं कि मेरे पास 1 कार्टन ऑफ ऑरेंज जूस है तो इसका मतलब मैं बाय डिफॉल्ट ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पास 24 पीसेज ऑफ ऑरेंज जूस है, क्योंकि एक कार्टन में 24 पीस है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 कार्टन ऑफ ऑरेंज जूस है तो मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास 24 पीसेज ऑफ ऑरेंज जूस हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 24 पीसेज ऑफ ऑरेंज जूस हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास नंबर है ये ही आपको एक्चुअल एक मोल का आइडिया देता है। अब इस पर हम फर्दर बात करें अगर, तो हमारे पास जो एटॉमिक मास लिखे होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, वो एक्चुअल में एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं होता। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि कार्बन है, कार्बन के एक एटम का मास जो मतलब जो एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है दैट्स 12, ठीक है, और वो ग्राम है, ठीक है। पूरा यूनिट उसका ग्राम पर मोल है। अभी अगर मैं उसको ये बोलूं कि वो एक एटम का मास है तो 12 ग्राम, इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन के एक एटम का मास है। अब अगर मेरे पास कोयले का एक इतना पीस है, अगर वो पीस मेरे पास लेट्स से 100 ग्राम का भी है, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास क्या थोड़े से ही एटम है? मतलब 100 ग्राम का मतलब क्या हुआ, उसमें क्या बस मुश्किल से 7-8 एटम्स हैं? ये तो नहीं हो सकता ना। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक कोयले का पीस है, उसमें तो पता नहीं कितने एटम्स होंगे कार्बन के, और अगर हर एक एक एटम 12 ग्राम का है तो वो एक इतना सा पीस ही इतना भारी हो जाएगा कि मैं उठा ही नहीं सकता। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के साथ लिखा है वो एक्चुअल में एक एटम का मास नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो एक मोल का मास है, यानी कि कार्बन के एक मोल का मास 12 ग्राम होता है। नाइट्रोजन के साथ एटॉमिक मास लिखा हुआ है 14, तो मतलब कि नाइट्रोजन के एक मोल का मास 14 है। इट्स दैट्स व्हाई द यूनिट इज ग्राम पर मोल। जो एटॉमिक मास का यूनिट होता है दैट्स ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 12 ग्राम कार्बन को जमा करूं, 12 ग्राम कार्बन क्या होगा, मतलब पाउडर होगा, चूरा होगा ना कार्बन का। तो अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है तो उस 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे कार्बन के।
यानी कि अगर मैं कार्बन के 6 इंटू 10⁻23 एटम्स जमा कर लूँ ना, तो वो सब मिलकर किसने बराबर होंगे, 12 ग्राम के बराबर होंगे, जो कि एक चुटकी बराबर पाउडर होगा कार्बन का, 12 ग्राम होता ही है। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि एक एटम किस हद तक छोटा होता है। और यही बात हर चीज पे अप्लाई हो जाती है। जैसे कि मेरे पास अगर कोई पानी का ग्लास है, ठीक है, मेरे पास ग्लास में पानी है, ठीक है, और थोड़ा सा ही पानी है अगर उसमें भी, तो उसमें तो पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। वाटर के H2O के तो पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि H2O का जो मॉलिक्यूलर मास बनता है एज पर द पीरियोडिक टेबल वो 18 है, तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल पानी का निकाल लूँ ना पानी के ग्लास में से, जो कि शायद मुझे दिखेगा भी नहीं, लेकिन एक अजम्पशन के तौर पे कि मैं अगर एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल लूँ, तो ये अकेला H2O का मॉलिक्यूल जो है ना, ये 18 ग्राम का नहीं है। अगर मैं 6.02 इंटू 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स जमा कर लूँ ना, तो वो सब मिलकर बनेंगे 18 ग्राम। 18 ग्राम पानी कितना ही होता है, इतना सा भी नहीं होगा मुश्किल से। तो 18 ग्राम पानी क्या है, लेकिन उस 18 ग्राम पानी के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आइडिया है मोल कॉन्सेप्ट के पीछे, कि भाई एक मोल किसी भी चीज का होता है तो उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, दैट फॉर एग्जांपल कार्बन एलिमेंट सिंबल इज सी, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम इन मास, 1 मोल ऑफ कार्बन। पीरियोडिक टेबल में हर मास जो लिखा हुआ है वो 1 मोल का मास है, एंड इट कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, जो कि 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट के बराबर होता है, विच इज 12 ग्राम पर मोल। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल की जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो भी यहाँ लिखी हुई है। वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मूला H2O, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम इन मास, 6.02 इंटू 10⁻23 वाटर के अगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, विच इज एक्चुअली 18 ग्राम पर मोल। तो ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया बिहाइंड मोल, कि मोल हमारे पास क्या चीज होती है एंड ऑल दैट रिगार्डिंग इट। अब हम बात ये करेंगे कि हमारे पास जो मोल्स कैलकुलेट करने के तरीके हैं, बेसिकली जो हमारे पास मोल्स कैलकुलेट करने के फॉर्मूला हैं वो क्या है, जिसमें हम सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे जनरल फॉर्मूला से। मोल्स कैलकुलेट करने का एक जनरल फॉर्मूला है विच इज मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बहुत सारे लोग इसको मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी कह रहे होते हैं, लेकिन मोलर मास इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी। देखो जो वर्ड है ना मोलर, तो मोलर का मतलब होता है पर मोल, मतलब आप एक मोल की बात कर रहे हो। तो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास का मतलब ये है कि मास डिवाइड बाय एक मोल का मास, दैट विल गिव यू मोल्स। तो ये जनरल फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड गैस ये सब पे अप्लाई होता है। अगर मुझे पास कोई भी सॉलिड चीज है, लिक्विड चीज है या गैस है, अगर मुझे उसका मास पता है, मुझे अगर उस सब्सटेंस का मोलर मास पता है, तो मैं आसानी से उसके मोल्स निकाल सकता हूँ। तो मास जो है ये हमेशा आपके पास ग्राम में होता है, अगर ग्राम में नहीं है तो ग्राम में लाकर काम करना पड़ेगा। मोलर मास जो है वो ग्राम पर मोल के यूनिट में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, एक मोल का मास जो है वो ग्राम पर मोल ही होगा ना, एक मोल के मास की बात हो रही है। और जो मोल्स होता है ना, इसका यूनिट होता है MOL। बस इसका यूनिट बनाने में उन्होंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी, आखिरी के 2 लेटर उड़ा दिए, बोला भाई मोल्स का यूनिट है MOL, मोल। शॉर्ट में इसको हम लोग N इज इक्वल टू M अपॉन MR भी कहते हैं, विच इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास एक मोल का मास है। अब कोई भी चीज का अगर मुझे मास पता है तो मैं उसके एक मोल का मास निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो उसी से बस आपको उसे डिवाइड करना है एंड यू विल गेट मोल्स। तो जैसे आप एग्जांपल है, फाइंड द मोल्स ऑफ द फॉलोइंग, 12 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम मेरे पास एलिमेंट है जिसका मास मुझे दिया हुआ है 12 ग्राम, तो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन MR। तो मास तो 12 ग्राम मेरे पास है, मोलर मास क्या, एक मोल का मास। किसके एक मोल का मास, सोडियम के। सोडियम के एक मोल का मास पीरियोडिक टेबल में क्या है, 23, जो कि उसका एटॉमिक मास है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 23। तो इससे हमारे पास आ गया 0.52 मोल। सही है ना, ये सिंपली आपका मोल्स आ गए। सेम तरीके से हमने काम किया है यहाँ पे 19 ग्राम ऑफ कार्बन। मास कितना कार्बन का, 19। कार्बन का मोलर मास कितना लिखा है पीरियोडिक टेबल में, 12। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 19 अपॉन 12, जो कि आपको देगा 1.58 मोल।
इसी तरह यहाँ पे अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अब 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मास तो मुझे पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन mr फॉर्मूला है। मास मेरे पास है 20 डिवाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का मास। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का मास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो कार्बन के एक एटम का 12, ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट्स 44। तो 20 डिवाइड बाई 44 दैट विल गिव यू 0.45। अब देखो यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल का नाम लिखा है, फॉर्मूला नहीं लिखा। एग्जामिनर आपको ज़्यादातर केस में नाम ही देगा, फॉर्मूला नहीं देगा। फॉर्मूला आपको नाम पढ़ के पता होना चाहिए कि इस सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। इसीलिए प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है कि आप किस तरीके से एक नाम पढ़ के केमिकल का उसका फॉर्मूला बना सकते हो। क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो आपको नाम दे देगा, अगर आपको फॉर्मूला ही गलत बन जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला ही बनाने नहीं आता होगा। अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लेट से C2O2 लिख दिया होता तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो मोलर मास आता वो गलत आता। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला C2O2 तो है ही नहीं, CO2 है। तो अगर मैंने C2O2 लिख दिया होता तो मैं गलत मॉलिक्यूलर मास निकालता, गलत मॉलिक्यूलर मास निकालता तो मैं मोल्स भी गलत निकालता, मेरा आंसर ही गलत हो जाता। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केमिस्ट्री का कि आपको केमिकल का नाम पढ़ के उसका फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने स्टूडेंट से करवा रहा होता हूँ, फॉर्मूला पढ़ाता हूँ। मोल्स में तो मैं बहुत कैलकुलेशंस फौरन करवा रहा होता हूँ ताकि बच्चे के हाथ पे जो है ना वो काम सेट होता जाए। अब इसी तरह जो है ना आगे भी काम हुआ हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से एडजस्ट करेंगे। द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, इट्स सेइंग 0.2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मुझे अब इसने मोल्स दे दिए और बोला है मास फाइंड आउट करो। कोई मसला नहीं है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन mr। मुझे अब मास पता लगाना है तो मैं mr से नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास मास आ जाएगा। सिंपल मैथ्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास यहाँ कितने हैं? 0.2। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, दैट मेक्स 40। तो 0.2 मोल्स मेरे पास किसके हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। मुझे मास पता लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन mr। मास पता लगाना है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.2, mr आ रहा है 40, तो 0.2 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू मास जो कि मेरे पास आ रहा है 8 ग्राम। तो अब आपको क्या करना है? आपको बस अगर मास फाइंड आउट करना है, आपको मोल्स पता है, आपको सब्सटेंस पता है, सब्सटेंस का mr निकाल लोगे पीरियोडिक टेबल से, उसको आप जो है फिर मोल से मल्टीप्लाई करोगे mr को, और आपके पास जो है इस तरीके से मास आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर मास फाइंड आउट करना है, आपको मोल्स पता है, आपको सब्सटेंस पता है, तो mr निकालोगे, मोल से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस में मास आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस एज आई सेड बैक टू बैक मैं अपने स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं स्टीशियोमेट्री वाले पार्ट पे, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो पेपर के अंदर जो है ना, ये जो बेसिक अभी मैंने आपको मोल्स वाली कैलकुलेशन बताई, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली है ना, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एग्जामिनर का बहुत अच्छा मूड हुआ तो आपको इस तरह के शायद कोई बच्चों वाले सवाल पेपर में मिल भी जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो मोल्स इतना बड़ा हेक्टिक है ना, बच्चों के लिए इतना बड़ा टेंशन है, वो ये स्टीशियोमेट्री की वजह से। क्योंकि स्टीशियोमेट्री में क्या होता है? स्टीशियोमेट्री में आप करते हो सारा काम वर्ड प्रॉब्लम वाला, जिस तरह मैथ्स में एक वर्ड प्रॉब्लम होता है, इसी तरह स्टीशियोमेट्री की प्रॉब्लम होते हैं। और इसमें आपको कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन किस चीज़ का? सब काम कंपेयर करके होगा, ठीक है। और इसमें इसमें आप आराम मतलब आसानी से एक बात सिंपल सी ये समझ लो कि आपको स्टीशियोमेट्री के सवाल में एग्जामिनर इंफॉर्मेशन किसी और चीज़ की देगा, लेकिन पता लगाना कुछ और होगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही होता है, बस इसमें कुछ आपको स्टीशियोमेट्री के सिंपल रूल्स दिमाग में रखने और आपसे फिर ये सवाल इंशाल्लाह आसानी से हो जाएंगे। तो इतना परेशान नहीं होना है इसमें। स्टीशियोमेट्री का सवाल करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दी हुई है दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड एंड वाटर।
क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 16 ग्राम ऑफ NaCl। अब एक चीज जैसा मैंने आपको कहा था कि इंफॉर्मेशन किसी चीज की मिलेगी, पता लगाना कुछ और होगा। आपको इसने बोला है कि आपको दी है इंफॉर्मेशन 16 ग्राम ऑफ NaCl, पता क्या लगाना है, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड की इंफॉर्मेशन दी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स पता लगाने। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल से कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मोल्स का स्टीशियोमेट्री का जो ये सवाल होता है ना, इसमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना, तो सबसे पहले मोल्स ही फाइंड आउट कर लो बस। पहले मोल्स फाइंड आउट कर लोगे ना, फिर खुद ही दिमाग चलने लगेगा कि अच्छा मोल्स आ गए, अब मैं यूं कर लेता हूँ, अब मैं यूं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मोल्स पता लगा लो। इस पूरे सवाल में एक ही इंफॉर्मेशन ऐसी है जिससे आप मोल्स पता लगा सकते हो, एंड दैट इज द मास। मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ NaCl। तो मेरे पास मास ऑफ NaCl है, फॉर्मूला क्या पड़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन mR। तो मैं सबसे पहले तो NaCl के मोल्स पता लगा लेता हूँ। NaCl के मोल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन NaCl का mR होता है 58.5, जो पीरियोडिक टेबल से पता चल सकता है। तो 16 डिवाइड बाय 58.5 विल गिव मी 0.27 मोल। सबसे पहला काम स्टीशियोमेट्री के सवाल में मोल्स पता लगा लो। मोल्स पता चल गए, ठीक है, यू हैव 16 ग्राम ऑफ NaCl, उससे आपने मोल्स पता लगा लिए 0.27। ये किसके मोल्स हैं? NaCl। इस चीज का ट्रैक लूज नहीं करना है कि किसके मोल्स मेरे पास अभी हैं, किसके मैंने पता लगा ली हैं, अब क्या करना है। ठीक है, वंस आपने जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे मोल्स पता लगा लिए, अब आप करोगे कंपैरिजन। किन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होना है? देखो इक्वेशन में चार चीजें हैं, NaOH है, HCl है, NaCl है, H2 है, चार चीजें। लेकिन आपको कंपैरिजन करना है दो चीजों के बीच में, NaCl और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में। आपको कंपैरिजन किसकी बेसिस पे करना है? इनके बैलेंसिंग नंबर की बेसिस पे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, NaOH में तो इधर क्या लिखा है, मतलब 1। NaCl में यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ लिखा हुआ है 1। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब है कि जब एक मोल NaOH का HCl के एक मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो NaCl का एक मोल बन रहा है और H2O का एक मोल बन रहा है। यानी कि जितना NaOH इस्तेमाल होगा मोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, जितने मोल्स NaOH के इस्तेमाल होंगे, NaCl के मोल्स भी उतने ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो रेशियो है वो 1:1 है। एक NaOH एक NaCl बना रहा है, तो मतलब इनका रेशियो जो है वो 1:1 का रेशियो है। अब लॉजिकली ये बात तो हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि जितना NaOH इस्तेमाल होगा उतने ही NaCl बनेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो मुझे तो पता है कि NaCl के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, 0.27। तो NaOH के कितने मोल्स इस्तेमाल हुए होंगे, 0.27। तो यानी कि मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास 0.27 ही आने वाले हैं। अब ये चीज कंपैरिजन से हम कर कैसे रहे होते हैं, ये लिख कर कंपेयर करने की हम आदत इसलिए बनाएंगे ताकि आने वाले सवालों में जहां रेशो 1:1 नहीं होगा, तो वहां पे फिर कैसे काम करोगे, वहां कहीं फंस ना जाओ। इसलिए मैं आपको वो स्टेप ही डायरेक्ट समझा रहा हूं। आपको जिन दो केमिकल को कंपेयर करना है, पहले तो उनको लिख लो ऐसे, NaCl कोलन NaOH। कोलन का बीच में मतलब ये है कि रेशो, तो आप NaCl और NaOH के बीच में कर रहे हो कंपैरिजन। फिर आप क्या करो, फिर आप इक्वेशन में देखो कि किसके साथ क्या नंबर लिखा हुआ है बैलेंसिंग का। NaOH के साथ 1 लिखा हुआ है, NaCl के साथ भी 1 लिखा हुआ है, तो NaCl के साथ 1 है, उसके नीचे लिख दिया 1। NaOH के साथ भी 1 लिखा हुआ है, उसके नीचे लिख दिया 1। आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसमें जो बैलेंसिंग नंबर जिसके साथ लिखा हुआ होगा ना, आप वही बैलेंसिंग नंबर उसके पास नीचे लिख दोगे। तो NaCl और NaOH के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दोनों के बैलेंसिंग नंबर 1 और 1 है। मुझे अभी मोल्स किसके पता है, NaCl के। अब मैं NaCl के मुझे मोल्स पता है ना, मैं उसको इसके नीचे लिख दूंगा, NaCl के नीचे। और NaOH के मोल्स मुझे अभी नहीं पता, वो मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मैंने कर दिया x। फिर आप इसको बस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो गया x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0.27। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0.27। तो ये x क्या है, NaOH के मोल्स। तो आपके पास NaOH के मोल्स क्या है, 0.27, जैसा मैंने आपको कहा था कि सेम ही मोल्स आएंगे NaOH के, क्योंकि रेशो 1:1 है ना। तो अगर 1:1 रेशो वाली इक्वेशन कोई आ रही है, फिर तो काम बहुत आसान है, फिर तो गलतियां भी कम ही होती है। क्योंकि बच्चा अगर इसी
दिमाग से चल रहा होता है ना कि बस 1:1 रेशो को लेके चलना है, तो फिर तो वो गलती से ही सही, मतलब एक ही उस लकीर के फकीरों की तरह काम करने के चक्कर में भी सही आंसर पे आ जाएगा। तो नॉर्मली स्टीशियोमेट्री के अंदर आपको सिर्फ मोल्स तक बात नहीं छोड़नी होती, ज्यादातर ये होता है कि सवाल आगे जा ही रहा होता है, जैसे कि अब ये वाला पार्ट है। नाउ दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन बट इट विल बी फॉलोइंग द सेम इक्वेशन, इक्वेशन यही फॉलो करेगा, क्वेश्चन अलग है। ये कह रहा है फाइंड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20 ग्राम ऑफ NaCl, यानी कि मैं कितना मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करूं कि NaCl का 20 ग्राम प्रोड्यूस हो। सिंपली स्टीशियोमेट्री में 3 स्टेप्स याद रख लो। सबसे पहले फाइंड आउट मोल्स, सेकंड कंपैरिजन जो अभी मैंने करा, और फिर तीसरी चीज अप्लाई सूटेबल फॉर्मूला। क्योंकि इस वीडियो तक तो आपको एक ही फॉर्मूला पता है अभी, मोल्स का, विच इज मास अपॉन एमआर। तो अप्लाई सूटेबल फॉर्मूला जो तीसरा पार्ट है, उसमें आपको सोचना नहीं है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपने अभी तक फॉर्मूला एक ही पढ़ा है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एमआर अकॉर्डिंग टू द वीडियो। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूला कब अप्लाई होने वाले हैं। अब मोल्स के जितने फॉर्मूला है वो जब कवर अप हो जाएंगे सारे, तो फिर थोड़ा सा जाहिर सी बात है सवाल कॉम्प्लिकेट सा लगने भी लगेगा। तो जो काम मैंने आपको बोला कि स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, तो वही मैं स्टेप्स यहाँ फॉलो करूँ। मुझे पता लगाना है मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन मेरे पास है 20 ग्राम ऑफ NaCl। तो मैंने क्या कहा है, सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड आउट मोल्स। तो मेरे पास पूरे सवाल में एक ही इन्फॉर्मेशन है जिससे मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, दैट इज 20 ग्राम ऑफ NaCl। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एमआर इज द फॉर्मूला, 20 डिवाइड बाय 58.5 जो कि NaCl का एमआर होता है, आई विल गेट 0.34 मोल। मेरे पास मोल्स आ गए NaCl के। दूसरा स्टेप कंपेयर, किसको कंपेयर करना है, NaCl और NaOH को। NaCl और NaOH को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन के हिसाब से दोनों के जो बैलेंसिंग नंबर है वो 1 और 1 है, दोनों के नीचे 1 और 1 लिख दूंगा। NaCl के मोल्स अभी मुझे पता है, जो कि मेरे पास कितने हैं, 0.34 मोल। NaOH के मोल्स मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे स्टेप में भी कंपेयर करके मोल्स ही पता लगाने हैं, मुझे मोल्स ही पता चलेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मोल्स पता लगाए, तो x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 0.34, x इज इक्वल टू 0.34 मोल। क्योंकि रेशो 1:1 था, तो मेरे पास NaOH के मोल्स भी उतने ही आए जितने NaCl के। अब तीसरा काम, अप्लाई सूटेबल फॉर्मूला। मुझे पता लगाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास, और अभी मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स। तो मास पता लगाना है, मोल्स हैं, तो मास और मोल्स का तो एक ही रिलेशन हमें पता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एमआर। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मेरे पास भी मोल्स कितने हैं, 0.34। मास मुझे पता लगाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एमआर इधर अप्लाई होगा। पहले यहाँ पे मैंने जो एमआर रखा ना वो NaCl का रखा, क्योंकि मैं मास NaCl का रख रहा था। अब मुझे क्योंकि मास पता लगाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और मेरे पास मोल्स भी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही है 0.34, तो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एमआर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एमआर होता है ना, वो होता है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 40, ठीक है ना। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 0.34 जब मैं करूंगा, तो मेरे पास मास आएगा 13.6 ग्राम। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है। मास दिया था मुझे किसका, NaCl का। मास मैंने किसका पता लगा लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इंडस्ट्रियली भी जो है ना, पूरी प्रोडक्शन इन्हीं मोल्स और स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पे ही चलती है कि ये रिएक्टेंट्स इतने डालने हैं, तो इतनी क्वांटिटी में इतने इतने प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जब जो मैंने आपको भी बताया है इस पूरे वीडियो के अंदर, ये स्टीशियोमेट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।